हेलो मित्रों। मैं आपका इंग्लिश टीचर सिद्धार्थ अग्रवाल आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं ले रहा हूँ कावेरी का चैप्टर 4 विटामिन एम। अब देखिए यहाँ पे विटामिन और विटामिन दोनों शब्द को सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित इस प्रोनाउंसिएशन को लेकर होगा। विटामिन ये जो शब्द है बोला जाता है अमेरिकन में बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में, और विटामिन ये शब्द बोलता है ब्रिटिश में। ठीक है, तो आप विटामिन बोलिए या विटामिन बोलिए, दोनों ही करेक्ट है। और यहाँ पे जो है इस चैप्टर का नाम है विटामिन एम। ठीक है, तो किस टाइप का चैप्टर है ये? ह्यूमरस और हार्ट टचिंग, हार्ट वार्मिंग स्टोरी है दैट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्डरली ग्रैंडफादर, और जिसे आप ग्रैंडपा कहते हैं, एंड इस ग्रैंडसन रवि और जो कि ग्रैंडसन है और उसका जो ग्रैंडफादर है, उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, और बहुत ह्यूमरस वे में बताता है, यानी बहुत ही रोचक तरीके से हंसी मजाक कर करके इसको बताया जाता है। तो देखिए, चलिए सुनते हैं, इसको आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। बहुत लंबी कहानी है पर ठीक है, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रवि की मम्मी जो है, यहाँ से स्टार्ट होता है। वो कह रही है कि काश कोई ऐसा कोई होता जो कि याददाश्त को इन्वेंट करता, जिसे हम विटामिन एम कहते हैं। यानी ऐसी कोई विटामिन होती है जिसके खाने से याददाश्त बढ़ जाती, जिसे हम एल्डरली पीपल या ओल्ड एज पीपल को दे पाते, जिससे उनकी जो मेमोरी है वो शार्प हो जाती, तेज हो जाती। तो ये सारी चीजें कौन कह रहा है? रवि की मदर कह रही हैं, और उन्होंने प्लेट में बहुत सारी कलरफुल मेडिसिन निकाल के रखी हैं। किसके लिए रखी हैं? दादाजी के लिए रखी है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब रवि इसके रिप्लाई में कहता है कि आप मम्मी धीरे धीरे बोलिए, कहीं दादाजी सुन ना ले। दादाजी सुन लेंगे, उनको बुरा लगेगा। दादाजी पास में ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल नजदीक में बैठे हुए हैं दादाजी। उनके हाथ में न्यूज़पेपर है जो कि उन्होंने आंख से लगा करके रखा हुआ है पढ़ने के लिए, और अपनी इजी चेयर आराम कुर्सी में बैठे हुए। उनकी तरफ इशारा करके रवि बोलता है अपनी माँ को। माँ कहती है, चिंता मत करो, मुझे शक है कि ग्रैंडपा मुझे सुन भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। आजकल वो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, और उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। मतलब उनको जो है सुनने की प्रॉब्लम हो गई है, इसके साथ साथ याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, मेमोरी भी उनकी कमज़ोर हो गई है। मुझे खुशी है कि तुम्हारी छुट्टियां आज से शुरू हो गई हैं और तुम उनका ध्यान अब रख सकते हो। पिछले महीने तो इतना बोल करके उसकी माँ थोड़ी सी शांत हो गई, घबरा गई, रुक गई और कांपने लगी। पिछले महीने की बात है, रवि के दादाजी उनके साथ रहने आए थे, क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए हैं और वो अकेले नहीं रह सकते। दादाजी जो है अकेले नहीं रखते, ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। पिछला महीना बहुत कठिन था, उसकी मम्मी बता रही हैं, क्योंकि ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था। और एडमिट करने का कारण क्या था कि उन्होंने दवाई का डबल डोज ले लिया था। उन्होंने क्या किया था? दवाई का डबल डोज ले लिया था, और डबल डोज लेने के कारण वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। एक बार जब बाहर गए थे तो घर नहीं आ पाए, क्योंकि वो रास्ता भूल गए, मेमोरी की प्रॉब्लम, और सब परेशान हो गए थे। ग्रैंडपा बहुत नाराज हो गए जब उनकी डॉटर अर्थात रवि की माँ ने कहा कि अब वे बाहर अकेले नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी से सख्ती से कहा। अब रवि की माँ का नाम और ग्रैंडपा की बेटी का नाम विद्या था, जिसको हम मम्मी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, विद्या, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं 75 सालों से अपना ध्यान रख रहा हूँ। जब तुम्हारी माँ यानी मेरी पत्नी 10 साल पहले मर गई थी, उस समय से घर का सारा काम मैं ही करता हूँ, सारी शॉपिंग मैं ही करता हूँ, घर का बनाना खाना वाना सब मैं ही करता हूँ। पहले तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया और इस पोकी यानी छोटे से फ्लैट में मुझे ले आई। इस क्राउडेड शहर में मेरा दम घुटता है। अब तुम सोच रहे हो कि बाहर भी ना जाऊं, तो क्या ये तुम्हारा हक है? तुम बताओ मेरे को। ग्रैंडपा जो थे भाग दौड़ की जिंदगी से बहुत परेशान थे। उनको शोरगुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, और जब वह अकेले होते तो अपने छोटे से पुराने घर को बहुत याद करते थे।
उनका छोटा सा घर बहुत सुंदर था, बहुत ब्यूटीफुल था। वहाँ पर एक मैंगो ट्री था गार्डन में, इतनी पीस थी वहाँ की, एक पत्ता एक लीफ भी गिरता था तो उसकी आवाज़ आती थी, बहुत आनंद लगता था। एक दिन शाम को बगीचे में धीरे धीरे वो काम कर रहे थे, ग्रैंडपा पॉटनिंग कर रहे थे। वो फिसल गए और उन्हें उठाने के लिए कोई आसपास नहीं था। वो पूरी रात उसी जगह पड़े रहे। इसलिए रवि की माँ ने उस छोटे घर को बंद कर दिया और दादाजी को अपने साथ ले आई। ठीक है, माँ ने कहा, रवि तुम ग्रैंडपा को बाहर अकेले नहीं जाने दोगे और लंच के बाद उनको प्रॉपर सही ढंग से दवाई दे दोगे, तुम्हारी छुट्टियां लग गई हैं। ये सब उनको रवि को समझाया। रवि को बुरा लगा कि उसकी माँ ग्रैंडपा से तेज आवाज में बात करती है। रवि की माँ ऐसे बात कर रही थी जैसे कि पिता से नहीं, एक छोटे बच्चे से बात कर रही है और जो सुन समझ नहीं सकता है। ग्रैंडपा रॉकिंग चेयर, इजी चेयर, आराम कुर्सी में बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो कोई बात सुन नहीं रहे। रवि ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो मम्मा। रवि को माँ के लिए अच्छा नहीं लगा और माँ को जाने के लिए कहा और विश्वास दिलाया कि ग्रैंडपा उसके साथ अच्छे से रहेंगे, आप चिंता मत करो, आप जाओ अपने काम में जाओ, क्योंकि वर्किंग वूमेन है। माँ के जाने के बाद रवि ने ग्रैंडपा से पूछा कि वे चेस खेलेंगे या क्रिकेट मैच टीवी पर देखेंगे। ग्रैंडपा चेस खेलने में बहुत माहिर थे, उनका पसंदीदा स्पोर्ट्स रहा होगा। रवि ने देखा कि दादाजी के साथ चेस खेलने से उनका जो गेम था रवि का, वो बहुत अच्छा होता जा रहा था। उनकी जो ओपनिंग मूव होती थी बहुत शानदार होती थी। उनके चेस प्लेयर्स के नाम याद थे। जो कार्पो ने कंप्यूटर के साथ खेलते हुए किया था, अर्थात दादाजी शतरंज प्लेयर थे। ओपनिंग मूव जो थी, कार्पो जो शतरंज प्लेयर थे उसके तरह करते थे। जब खेला करते थे दादाजी, तो कोई भी मूव जो करते थे गेम में, शतरंज में, तो उसके पहले उसके बारे में रवि को बता देते थे, है ना। तब और कहते थे कि तुम वही गलती कर रहे हो जो गलती बॉबी फिशर ने स्पेंसी के खिलाफ किया था। बॉबी फिशर भी छोटे थे, वो चेस प्लेयर थे। रवि आश्चर्यचकित होता था कि दादाजी को इतने सारे चेस प्लेयर्स के चालों के बारे में मालूम है, चाल यानी मूव के बारे में मालूम है, परंतु लोगों के नाम याद नहीं रख पाते हैं वो। ग्रैंडपा ने अखबार रखते हुए कहा, तुम चेस बोर्ड लगा दो, मैं चेस खेलूंगा, परंतु मैं पास की दुकान से होकर के आता हूं, न्यूज पेपर लेकर के आ जाता हूं। इतना बोला, रवि को बोला। वो बाहर जाना चाहते थे। अब रवि ने दादाजी से कहा कि आप बाहर मत जाइए, पापा जी आएंगे शाम को तो आपके लिए न्यूज़पेपर लेते आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, और ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही ले आता हूँ आपके लिए। ग्रैंडपा थोड़ा गुस्सा हुए। ग्रैंडपा ने कहा, देखो तुम अपनी मम्मी की तरह बात मत करो मुझसे, इस तरह से ट्रीट मत करो। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कहा है कि मुझे बाहर ना जाने दे? अगर ऐसा कहा है तो तुम मुझे कैदी बना के रखना चाहते हो, है ना। मुझे ऐसा शक है। रवि को बहुत गिल्टी महसूस हुआ और उसने कहा कि माँ ने तो मुझे ऐसा नहीं कहा है कि मैं आपको कैदी की तरह व्यवहार करूं, या माँ भी आपको इस तरह से बच्चे या कैदी की तरह ट्रीट नहीं करेगी। ग्रैंडपा बहुत चालाक थे। ग्रैंडपा चालाकी से बात कर रहे थे क्योंकि उनको बाहर जाना चाहते थे। तो उन्होंने रवि से परमिशन ले ही ली कि मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। और इस प्रकार से वो अपनी महोगनी से बनी हुई छड़ी उठाई, जिसका हैंडल पीतल का था, उस पर एक गरुड़ का डिजाइन बना हुआ था, और एक पीली कैप पहनी और कहा, रवि तुम जब तक चेस बोर्ड बिछाओगे तो उसके पहले मैं वापस आ जाऊं। तो दादाजी ने अपनी छड़ी उठाई और चल पड़े। ग्रैंडपा खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ बाहर अपनी छड़ी को घुमाते हुए चले जा रहे हैं। रवि को दुविधा में छोड़ गए। यदि रवि उनके साथ जाना चाहता तो उन्हें बुरा लगता, और माँ को पता चलता कि रवि ने ग्रैंडपा को अकेले जाने दिया तो यहाँ पर रवि को डांट पड़ती, रवि पर नाराज हो जाती। ग्रैंडपा एलिवेटर से नीचे, एलिवेटर बोलते हैं उसको, एलिवेटर सॉरी ना, तो जो थे वो एलिवेटर से नीचे गए। रवि ने डिसाइड किया कि ग्रैंडपा का पीछा करेगा और
उनको दूर से देखेगा ताकि उनको किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। ये पार्ट 1 खत्म हुआ। पार्ट टू यहाँ पे प्रारंभ होता है। रवि टेंशन में था, उनके पीछे पीछे भागा। उसने देखा कि दादाजी पीली टोपी पहने हुए हैं और गायब हो रहे हैं। तो सबसे पहले दादाजी गए बच्चों के पार्क में, ओके, और वहां पर बेंच पे बैठ गए। रवि खुद को मूर्ख समझ रहा था और खुद को हाथी नुमा झाड़ी के पीछे छुपा लिया ताकि कोई देख ना सके। रवि को गुस्सा आया जब एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया आप हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं, छुपा छुपी का गेम खेल रहे हैं क्या? और आपको छुपने के लिए अच्छी जगह चाहिए तो मैं बता देता हूं। रवि बोलता शांत कर रहा था बच्चे को। तभी उसके पीछे एक परछाई दिखी। परछाई और बच्चे की मां थी। रवि ने बच्चे की मां को चुप होने के लिए कहा। उसके मां ने उससे पूछा था कि तुम कौन हो और मैं बच्चे को क्यों भगा रहे हो, शांत कर रहे हो? परंतु बच्चे की मां ने छाते से रवि को डराया। रवि को पूरी तरह से शर्म महसूस हुई और उसे हाथ पैर मोड़कर उस बुश यानी झाड़ी के पीछे से भागना पड़ा। भगवान को उसने धन्यवाद दिया कि ग्रैंडपा ने उसे नहीं देखा। ठीक है, ग्रैंडपा सेकेंड टाइम आगे बढ़े और वो टी स्टॉल में पहुंच गए। रवि भी एक बरगद के पेड़ के नीचे, बेनियन ट्री के नीचे खड़ा हो गया ताकि उसे देख ना सके। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई जब वहां बैठे हुए लोग बड़ी स्ट्रेंज आइज के साथ उसको देखने लगे, रवि को देखने लगे। एक प्लास्टिक कंघे बेचने वाली महिला ने कहा कि क्या तुम यहाँ सामान बेचने आए हो? सामान बेचने आए हो तो यहां से भाग जाओ। रवि ने उस महिला को शांत कराते हुए कहा कि दीदी, क्या मैं आपको कोई सामान बेचने वाला लग रहा हूं? महिला तेज आवाज में बोली। रवि आसानी से सुन सकता था। महिला बहुत तेज बोल रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। तुम क्यों आरोप लगा रही हो? जोर से बोल रहा है, दूसरी वेंडर ने बोली। उसके पास में एक और कुछ बेचने वाली महिला रही होगी, उसने चिल्लाया कि क्यों इतने जोर से बोल रहा है बेटा तू, है ना, तुम शांत हो जाओ। ये रिबन और क्लिप बेचने वाली महिला बोल रही थी, परंतु दोनों की आवाज बहुत तेज थी। एक और दुकानदार और सभी दुकानदार मिलकर रवि को घेर लेते हैं। रवि कहता है चलो चलता हूं, और एक चमकदार कार के पीछे छिप जाता है और खिड़की से झांक कर ग्रैंडपा के ऊपर ध्यान देने लगता है। खिड़की मतलब जो कार की खिड़की होती है उससे देख रहा है। ग्रैंडपा बैठकर बढ़िया मीठी मीठी चाय पी रहे हैं। उन्हें घर में मीठी चाय पीने को दे दी जाती, बहुत मीठी रहती, डायबिटीज होगी उनको शायद। फिर दादाजी ने 2 केले खा लिए, आइसक्रीम भी खा ली। यदि माँ यह सब देखती तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती और बेहोश हो जाती। रवि परेशान हो गया और थक गया। जब ग्रैंडपा ने खाना खत्म किया और जब ग्रैंडपा सड़क के बीचों बीच जिगजैग वे में चलते हुए जा रहे थे, अचानक गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज आ रही थी, जिससे रवि बहुत ज्यादा डर रहा था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। रवि ने आंखें बंद कर ली और आंखें खोली तो देखा तीसरी बार ग्रैंडपा जो थे वो बार्बर शॉप यानी कि कटिंग सैलून में घुस रहे थे। वो तो गंजे थे, बाल्ड थे, इसलिए वह जाकर देखना चाहता था कि वहां क्या हो रहा है। ओके, तो वह क्या किया, रवि जो था बार्बर शॉप की बगल वाली दुकान में घुस गया और वह जो दुकान थी वो लेडीज हेयर सैलून थी। जैसे ही वहां घुसा, वहां के अंदर की महिलाओं ने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया और रवि ने सोचा कि इससे अच्छा है कि पिट जाऊं, बाहर निकल आया, क्योंकि उसने देखा दादाजी तेजी से बस स्टॉप की ओर जा रहे थे और जो पहली बस थी उसमें वे दादाजी चढ़ गए। ठीक है, रवि भी जैसे तैसे बस में चढ़ गया और रवि हांफने लगा बस में चढ़ करके। उसने देखा ग्रैंडपा की पीली कैप दिखी। बस में गर्मी थी तो दादाजी ने अपनी पीली कैप उतार ली। देखा उनके सिर पर सफेद बाल थे। रवि चौंका, उसे लगा दादाजी ने कहीं विग तो नहीं खरीद ली।
बस में आगे बढ़ता गया क्योंकि वह उस टोपी वाले व्यक्ति को देखना चाहता था कि आखिर है कौन। वह व्यक्ति कोई और व्यक्ति निकला, दादाजी नहीं थे। वह सफेद पायजामा और शर्ट में था। ग्रैंडपा भी यही पहने थे, पर यह अलग आदमी था और टोपी भी ग्रैंडपा जैसी ही थी और उस टोपी पर कॉफी का वही दाग था जो ग्रैंडपा की टोपी में थे। रवि जोर से बोला, अरे यह टोपी तो मेरे दादाजी की है, तुम्हारे पास कैसी आई? अजनबी ने बताया कि एक बूढ़े व्यक्ति ने बार्बर शॉप में उसे बहुत जोर देकर कहा था कि ये ले लो क्योंकि बाहर बहुत गर्मी। दादाजी बहुत काइंड पर्सन थे। ये ग्रैंडपा की आदत थी, हैबिट थी, क्योंकि वो बहुत दयालु और जेनरस थे, काइंड एंड जेनरस थे। पर प्रश्न यह था कि ग्रैंडपा है कहाँ। ये पार्ट 2 खत्म हुआ, पार्ट 3 चालू होता है। रवि फिर बार्बर शॉप में गया। ग्रैंडपा वहां नहीं थे। पार्क में गया, पार्क में भी नहीं थे। रवि डर गया। उसकी माँ ने रवि को जिम्मेदारी दी थी कि दादाजी को देख के रखना। रवि टेलीफोन बूथ गया। वहां से पहले फादर को फोन लगाया, फिर मदर को फोन लगाया। दोनों बिजी थे, दोनों ने फोन नहीं उठाया। रवि घर लौटा, डरा सहमा। उसे लग रहा था कि ग्रैंडपा रास्ता ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, परंतु रवि घर पहुंच गया। अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। ग्रैंडपा के कमरे से खर्राटे की आवाज, स्नोरिंग आ रही थी। वह घुटनों के बल बैठा और अपना चेहरा ग्रैंडपा के चेहरे से लगा दिया। ग्रैंडपा के चेहरे की झुर्रियों को देखने लगा। उनके चेहरे से यूकेलिप्टिस और शेविंग क्रीम की खुशबू आ रही थी, क्योंकि वो कहाँ गए थे? वो गए थे बार्बर शॉप में। रवि ने ग्रैंडपा को गले से लगाया, और वो ग्रैंडपा नींद में आवाज कर रहे थे, खर्राटे निकाल रहे थे। रवि ने सोचा कि वह ग्रैंडपा से कुछ नहीं पूछेगा, नहीं तो उसे बताना होगा कि वह फॉलो कर रहा था, उनका पीछा कर रहा था। शाम हुआ। माँ शाम को ऑफिस से घर आई और पूछा, आज आप दोनों ने क्या किया? रवि ने कुछ बोलता इसके पहले दादाजी ने बोला, मैं तो शांत था, परंतु रवि का पता नहीं कहाँ चला गया था। अब रवि शर्मिंदा हुआ। ग्रैंडपा ने रवि को उसके हाथ में गिफ्ट दिया। रवि की माँ ने ग्रैंडपा को कहा कि रवि का बर्थडे 3 महीने पहले था। अपने पिताजी को बताया, नहीं, परंतु मैं अपने बर्थडे पर सभी बच्चों को गिफ्ट देता हूँ और आज मेरा यानी ग्रैंडपा का बर्थडे है। माँ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कैलेंडर को देखा। कैलेंडर पर सामने कैलेंडर लटका हुआ था। उस पर तारीख पर रेड सर्कल किया हुआ था, जिसे माँ ने बनाया था। रेड सर्कल, यह पापा का बर्थडे। ग्रैंडपा ने रवि की माँ को पापा को भी गिफ्ट दिया। आज ग्रैंडपा का बर्थडे था। उसने रवि की माँ को दिया, रवि के पापा को दिया, सभी को गिफ्ट दिया। ग्रैंडपा रवि के पापा की तरफ मुड़े। ग्रैंडपा ने रवि के पापा को कहा कि मुझे रवि की मदर के लिए कुछ विटामिन एम की जरूरत है। रवि की माँ शर्म से लाल हो गई। फादर कंफ्यूज हो गए। रवि ने गिफ्ट खोला। बुक थी द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी। यहां पर दादाजी ने कहा, तुम डिटेक्टिव कहानी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद तुम डिटेक्टिव बन सकते हो, क्योंकि उन्होंने पीछा किया था ना उसका। ठीक है। और विटामिन एम की आवश्यकता है विद्या यानी रवि की माँ के लिए। ऐसा दादाजी ने क्यों कहा? क्योंकि शुरू में हमने देखा कि रवि की माँ ने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति होता जो विटामिन एम बनाता और अपने दादाजी को, जो अपने रवि के दादाजी को दे पाती, यानी अपने पिताजी को दे पाती। तुम टिप्स सीख सकते हो, रवि को कहा इस किताब को पढ़कर। ग्रैंडपा ने गंभीर होकर कहा, जब सस्पेक्ट का पीछा कर रहे हो तो बेवकूफ़ बनने से कैसा बचा जा सकता है, यह तुमको समझना पड़ेगा। यानी कि रवि और दादाजी और रवि दोनों जान रहे थे कि एक दूसरे का पीछा हो रहा है और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रवि के पिता ने कहा कि मुझे नहीं लगता रवि डिटेक्टिव बनना चाहता है, क्या ऐसा है रवि? रवि जवाब दिया कि उसने अभी तक तय नहीं किया है कि क्या बनूंगा। रवि यह सोच रहा था कि दादाजी क्या करना चाह रहे हैं और उन्होंने रवि को पूरी तरह से कन्फ्यूज कर दिया था। यहाँ पे यह चैप्टर खत्म होता है। अब थोड़ा समय इसका देखता हूँ, इसकी जो थीम यानी विषय वस्तु क्या है उसको बताता हूँ। तो
विटामिन एम चैप्टर 4 की थीम है डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस इन ओल्ड एज। फर्स्ट थीम यही है। इसके बाद है फैमिली बॉन्ड्स एंड केयर, इमोशनल कनेक्शन और मिसकंसेप्शन अबाउट एजिंग। ये इसकी थीम है। सेंट्रल आइडिया है टू शेड लाइट ऑन द नीड फॉर लव, अफेक्शन एंड इंडिपेंडेंस। इसका मॉरल जो निकल करके आ रहा है वो मॉरल है रेस्पेक्ट द एल्डरली ओल्ड एज पीपल। इंडिपेंडेंस मैटर करता है, अंडरस्टैंडिंग है और एम्पैथी होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमने यहाँ पे ख़त्म किया। आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन